नमस्कार, जीबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कोसली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर प्रबल दावेदारी रामपाल यादव। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब जी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है एक दफ्तर का आज आयोजन किया गया है। पिछले लगातार 43-44 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ और इस बार हमने अपनी जो है मजबूत दावेदारी को पेश किया है। पार्टी हाईकमान उन कार्यकर्ताओं को भी अवसर दे जो कैडर बेस है, जो विषम परिस्थितियों में जिन्होंने काम किया, भाजपा को आगे बढ़ाने का, भाजपा का विस्तार करने का। तो आज हमने जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आए और वो अपना आशीर्वाद दे करके गए हैं सभी। और निश्चित तौर से आने वाले 2024 के जो विधानसभा के चुनाव हैं तो सबकी हमारी यही थी कि भाई हर पार्टी हाईकमान जो है वो पुराने कार्यकर्ता को, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार पूरा जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहा, तो उनको ज़रूर जो है अवसर देना चाहिए। ऐसा रामपाल जी, बात करें कोसली विधानसभा की, क्या कुछ मुद्दे आप देखते हो कोसली में, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर आपको मौका मिलता है तो किन पर काम करोगे? क्या प्राथमिकताएँ आपकी रहेगी? देखो, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उस समय की वक्त की बात है जब सन 80 से हम जुड़े और संघ से जुड़े। लगातार 16-17 वर्ष तक मैंने संघ में काम किया। मैं संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। 98 में मैं भाजपा में आया और जब हम देखते थे उस समय हमारी जगसणा को विधानसभा क्षेत्र होता था, परिसीमन जो है 9 के अंदर कोसली विधानसभा अस्तित्व में आएगी। तो उस समय पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र की तरफ कभी ध्यान नहीं किया। अनेक समस्या है इस क्षेत्र की। विकास की जो वास्तव में होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले 10 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है तो निश्चित तौर से विकास हुआ है। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, मान में अगर हम देखते हैं तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में, उस समय कोई अनुकूलता भी नहीं थी, आज तो बड़ी अनुकूलता है। और देखने को जब मिल रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। और ज़रूर जो है भारतीय जनता पार्टी इस, क्योंकि अनेक प्रदेशों में भी हमने देखा जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये केवल एक भाजपा में ही है, ऐसा है। अन्य पार्टी में ऐसा नहीं है। अन्य पार्टियां तो परिवार की है। कांग्रेस है वो परिवारवादी पार्टी है, केवल परिवार तक सीमित है और वो समाज के अंदर झूठ फरेब इस प्रकार की राजनीति करती है। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, अनेक ऐसी ऐसी योजनाएं पिछले 10 वर्ष में आई है। उज्ज्वला योजना है, कन्या योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, आयुष्मान है, ये सब की सब योजनाएं जन जन तक जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में नायब जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे। रामपाल जी, आपका कहना ठीक है, पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दे रही है पार्टी, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि नए कार्यकर्ताओं को भी मौका मिला है। चाहे नायब सैनी की बात करें, पहली बार सीएम बनाया गया उनको, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें भजन लाल को, मनोहर लाल खट्टर की बात करें, पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बना दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पुराने चेहरों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। नहीं, स्वागत है। ये पार्टी दोनों हाथों से सबका स्वागत करती है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी में अगर आता है तो उसको हम समावेश करते हैं। पार्टी का जो डिसीजन होता है, निर्णय जो पार्टी लेती है पार्टी के हित में, देश हित में, वो वास्तव में जनता के हित की बात है, वो निर्णय लेना भी चाहिए। लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने
लंबे समय तक अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा दिया, अपनी पूरी जवानी जिन्होंने लगा दी, और भारतीय जनता पार्टी को हम जो है एक परिवार की तरह जो है सींचने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को, इस राष्ट्र को उत्थान की ओर और ऊंचाइयों को छूने का काम करती है। अदरवाइज दूसरी पार्टियां नहीं है। हम केवल एक सेवा भाव से काम करने वाले, हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। ना हमारे इस प्रकार के कोई नेता भी, अटल आडवाणी जी का आप सबने नेतृत्व देखा, उनका राज देखा, उनकी सरकार देखी, और अब पिछले लगातार 10 वर्ष से तीसरी बार आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। और मुझे फ़ख्र है, गर्व है कहते हुए कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई है। एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और वो केवल देश हित और राष्ट्र हित की बात करती है, वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए सोचती है। आज किसी क्षेत्र में भी देखो, चारों तरफ विकास ही विकास है। साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, कल्याणकारी नीतियाँ हैं, वो जन जन तक पहुँचे, और उसकी जनता फ़ायदा भी उठाना चाहिए। आज हमारी सरकार है जो गरीबों की और किसानों की सरकार है, युवाओं की और महिलाओं की सरकार है। जो सबसे अंतिम व्यक्ति है इस देश में, उस अंतिम व्यक्ति में सबसे आखिरी में जो बैठा है, उसको भी जो देश की नीतियां हैं सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं, वो उन तक भी पहुँचे, उसको भी उसका लाभ मिले। जिसको अंत्योदय हम कहते हैं, आखिरी जो पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, आखिरी में है, उसको भी सरकार की कल्याणकारी नीतियों का उसका लाभ मिले। और साइकिल यात्रा के माध्यम से हम समाज के अंदर एक समरसता का भाव जो एक देश के प्रति होना चाहिए, वो जन जन तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। और मैंने पहले भी, इससे पहले, चाहे वो सरदार पटेल स्टैचू के जो है लौह संग्रहण के मामला था, उसमें भी मैं लगातार जो है ये सारा क्षेत्र उस समय कवर किया था। माननीय मोदी जी जब 2013 में जो है रेवाड़ी में आए 15 सितंबर को, उस समय भी हमने सभी गाँवों को कवर किया था। ऐसा नहीं है, ये एक जन जागरण है, ये एक जन चेतना है, ये लोगों में जागृति आए अपने अधिकारों के प्रति, अपनी देश के प्रति। ये आए तो सामाजिक और राजनीतिक अगर चेतना होगी तो निश्चित तौर से भारत तरक्की करेगा। भारत विश्व में जो है फिर से अपनी एक शक्ति और एक जो है विश्व गुरु कहलाएगा। ये साइकिल यात्रा किसानों के आवाज़ को बुलंद करने के लिए और उनको एकजुट करने के लिए सब के सब जो है ये यात्रा उसको समर्पित रहेगी और युवाओं को समर्पित रहेगी। और इस यात्रा के माध्यम से आने वाले विधानसभा जो 2024 के जो चुनाव है, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। क्योंकि मैं एक स्वयं किसान हूँ और मैंने किसान मोर्चा में लंबे समय तक काम किया है, तो निश्चित तौर से किसान मेरे साथ जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे। और लगातार मेरे उस क्षेत्र में शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार किया है। पिछले 40 साल से मैं उस क्षेत्र में, हरियाणा के सबसे रूरल एरिया के कह सकता हूँ, तो सतलुज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना 1985 में, आज से 39 साल पहले की थी, जो कि एक बहुत क्षेत्र में अग्रणी रही शिक्षा के उसमें। और अग्रणी भूमिका निभाते निभाते वहाँ के जो बच्चे निकले हैं, वास्तव में जो स्टूडेंट्स वहाँ के निकले हैं, जो छात्र छात्राएँ निकले हैं, आज मुझे गर्व और फख्र की बात है कि वो अपना अपना नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे वो गुजरात कैडर में IAS अफसर हैं, चाहे इंडिया की टीम का कैप्टन है, और ये इलाके के अंदर एक प्रतिभा है उसको निखारने का ये काम करती है। तो निश्चित तौर से साइकिल यात्रा भी इसी प्रकार से एक कौशली विधानसभा में आपसी भाईचारा, शांति, सद्भावना और किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए और उनको एकजुट करने के लिए ये यात्रा उनके प्रति समर्पित रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक सवाल और कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार सर्वे कराए जा रहे हैं कि इस उम्मीदवार को टिकट मिलनी चाहिए। साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा ने एक यात्रा शुरू कर दी आज से कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके 10 साल का कार्यकाल का हिसाब मांगा जा रहा है। किस तरह से आप देखते हो इसको? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा दीपेंद्र हुड्डा जी से कि आपके पिताजी से पिछले 10 साल
2005 से लेकर के और 2013 तक उनकी सरकार 14 तक रही अक्टूबर की, अपने पिताजी से वो कब से कब हिसाब मांग लें। उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हरियाणा की अनदेखी करके किसी एक विशेष क्षेत्र का जो है विकास किया है, अगर नौकरियां दी है तो सभी यानी सब चीज़ों की मर्यादाओं को तोड़ करके, और वो जो प्रतिभावान छात्र थे वो बेचारे कुंठित और अपने अधिकारों से, अपनी शिक्षा से उनका जो है कहीं सफल नहीं हो पाए। और कांग्रेस में दीपेंद्र जी को अच्छी भली भांति से पता है, उनको कोई छिपाने की, पर्दा डालने की बात है ना। दीपेंद्र जी को पता है किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बिकती थी, आम नौकरियां बिकती थी, आम उनके कार्यकर्ता उगाही करते थे। आज भाजपा में इस प्रकार की पारदर्शी है, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी गई है, पूरे के पूरे हरियाणा में दी है। और किसी के साथ कोई भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव या कोई जाति बिरादरी का भेदभाव, इस प्रकार का आरोप हमारी सरकार पर नहीं लग सकता। तो दीपेंद्र जी को चाहिए कि वो पहले अपना 10 साल का हिसाब दे। हमारा तो ओपन है, खुली किताब है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना पूरा जीवन जिस प्रकार से भाजपा के प्रति समर्पित है, इस देश के प्रति समर्पित है, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वो मुझे पता है जब और सरकारें रहती थी प्रधानमंत्री तो वो कितने 10-10 दिन के लिए भ्रमण, 1-1 महीना की छुट्टियां, आज तक 10 साल से अभाव हो गए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कभी 1 दिन की छुट्टी नहीं, 1 मिनट की छुट्टी नहीं, पूरा का पूरा जीवन इस देश के लिए कुर्बान कर रखा है। तो ऐसे महामानव हमें बिल्कुल ही कभी बहुत मुश्किल है मिलना इस धरती के ऊपर। तो मैं कहना चाहूँगा दीपेंद्र भाई से आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने पिताजी का देखें, जिस प्रकार से किसानों की दुर्गति होती थी, कैसे कैसे किसानों की ओलावृष्टि और जिस प्रकार से किसानों की फसल बर्बाद होती थी। 1-2 रुपये के चेक जो है हुड्डा जी ने भेजे हुए हैं। हुड्डा जी ने जो इस दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव किया है, वह अन्याय कभी भी इस इलाके की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो दीपेंद्र जी को चाहिए, दीपेंद्र जी गफलत में ना रहें, किसी और भ्रम में ना रहें। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है अब वो क्षेत्र नहीं है। अब लोग अपने अधिकारों के लिए, और उनको समझ में आ गई है कि हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सी सरकार ठीक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की फिर से तीसरी बार सरकार बनने जा रही।